जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी होमवर्क सीरीज का आज 19वां दिन है, जो कि 20 फरवरी को कवर करवाया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और सबका PDF मेरे टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप लोग फटाफट जाकर टेलीग्राम को चेकआउट कर लीजिए। इसके पीछे के जितने भी टेस्ट है ना, वो मैंने कवर करवा दिया, तो मेरे चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हो। तो आपको ये डिस्कशन कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा हसदेव अर्नड वन भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, ये भारत के छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। वैसे बात करते हैं तो भारत के जो मध्य वाला भाग है ना, यहाँ पे काफ़ी बड़े मात्रा में ये अर्नड वन पाए जाते हैं। ये अभी चर्चे में इसलिए था क्योंकि इस वन का जो क्षेत्र था ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोल भंडार है, ठीक है। और यहाँ पे जो भारत सरकार है ना, यहाँ पे वो उत्खनन करवा के ये कोल को निकालना चाहती है, और इससे काफ़ी पेड़ों की कटाई भी हो चुकी है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना, उनसे इसको देखा नहीं गया, लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है इसका उत्खनन ना किया जाए, तो इसीलिए ये स्थान चर्चे में था। ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ध्यान रखिएगा, जिसका भी हाल ही में नेम चेंज हुआ है, अटल नगर कर दिया गया है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ से आप एक झरना का नाम याद रखिएगा, चित्रकूट झरना, ठीक है। बात करते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये कहाँ पे है, तो ये भी छत्तीसगढ़ में ही अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अजोरिस द्वीप समूह को मंजूरी दी गई है, इसका संबंध किस महासागर से है। देखिए, ये जो अजोरिस द्वीप समूह है ना, इस पे सबसे पहले अधिकार किसका, ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली का है। और ये द्वीपों का समूह है, इसमें टोटल 9 द्वीप है, उसका ये समूह है, और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। देखिए, ये चर्चे में क्यों था। यूएन जो है ना, उन्होंने 2030 तक लक्ष्य रखा है कि हम 2030 तक 30% भूमि और जो समुद्र है ना, उसको संरक्षित करेंगे, ठीक है। उसी के तहत पुर्तगाल ने ओजित करने को मंजूरी दिया है, इसीलिए ये चर्चे में था। ध्यान रखिएगा, अगर उत्तरी अटलांटिक महासागर की अगर बात किया जाए तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। जैसे कि अगर से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लैब्राडोर सागर कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। फंडी की खाड़ी कहाँ है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सारगैसो सागर, बारमुडा त्रिकोण, या फिर कैरेबियन सी, ये सब अगर आपसे पूछा जाएगा ना, तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको इसे रट जाना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 10 लाख से अधिक जनसंख्या में किस शहर को प्रदान किया गया। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार दिया किसके थ्रू गया है, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको अभी हाल ही में वितरित किया गया है। 7 दिसंबर को जब स्वच्छ हवा अंतर्राष्ट्रीय दिवस था ना, तो उसी अवसर पे ये अवार्ड दिया गया है। तो इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में 3 शहर को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, सूरत, जबलपुर और आगरा। बात अगर हम सूरत की करते हैं तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये ताप्ती नदी पे अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान कितने नंबर का है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये विश्व वन स्थिति रिपोर्ट पब्लिश किसने करा है, तो ये करा है FAO, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है, याद रखिएगा 1945 में इसकी स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर रोम है। अब देखिए, ये जो रिपोर्ट है ना, इसमें बताया गया है कि इसमें सबसे ज़्यादा कहीं पे वृद्धि हुआ है तो वो चीन में हुआ है, वो प्रथम स्थान पे है वनों की वृद्धि में, ठीक है। अगर दूसरे स्थान की बात करते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, अगर तीसरे स्थान की बात करते हैं तो भारत हो जाएगा। यहाँ पे 2.66, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे 2.66 लाख हेक्टेयर यहाँ पे वृद्धि देखा गया है, तो उसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा कथन सही है। एक सही कथन को छाटिए। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो है ना, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा IQ एयर के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। देखिए, इसका पहला कथन कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित शहर में 83 शहर क्या भारत की है। देखिए, इस रिपोर्ट में बताया गया है वैश्विक स्तर पे टॉप 100 शहर में 83 शहर जो है ना, सिर्फ भारत का है। सोच लीजिए भारत में प्रदूषण किस लेवल का है। दूसरा कहा गया है कि दिल्ली लगातार चौथी बार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी, बिल्कुल सही है। तीसरा कहा गया कि बेगूसराय जो कि बिहार में है, वो वैश्विक स्तर पे सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, तीनों का तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा अभी तक का सबसे गर्म स्थान जो है, सबसे गर्म वर्ष किस ईयर को घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको हम लोग WMO भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब होती है। ध्यान रखिएगा 1950 में इसकी स्थापना होती है और इसका आपका जनेवा में हो जाएगा। देखिए ये जो विश्व मौसम विज्ञान जो संगठन है ना, उन्होंने 2023 को सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष के रूप में घोषित किया है। अगर बात करते हैं भारतीय पर्यावरण सर्वेक्षण अनुसार के 2024 में सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष के रूप में घोषित किया गया। ये भारतीय संदर्भ में ध्यान रखिएगा और ये वैश्विक संदर्भ में ध्यान रखिएगा, तो आपको दोनों फैक्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारत में हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई। ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार जो है हिम तेंदुआ को सर्वेक्षण किया गया है। इसमें बताया गया कि लद्दाख का जो हेमिस नेशनल पार्क, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हिम तेंदुआ पाई जाती है। बात करते हैं कि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पे बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, इसको उत्तराखंड में बनाया गया। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भूख से पीड़ित लोगों को भोजन खिलाने के लिए किस देश ने 200 हाथियों को मारने का निर्णय लिया। देखिए ये जो जिम्बाब्वे देश है ना, जिसकी राजधानी आप ध्यान रखिएगा हरारे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में जिम्बाब्वे करेंसी भी चर्चे में था, क्योंकि इसने अपना जो मुद्रा है ना, उसको उन्होंने चेंज करा था, जिसका नाम याद रखिएगा ZIG। ठीक है, गोल्ड का उन्होंने मुद्रा लाया है अपने देश में। तो यहाँ अकाल पड़ गया, इसके कारण अनाज का उपज ही ज़्यादा नहीं हुआ, तो काफ़ी लोग भूख से मरने लगे। तो यहाँ पे जो हाथी था ना, तो उसको खाने के लिए उन्होंने क्या करा, 200 हाथी को मारने का निर्णय लिया है। तो सोच सकते हैं कि मानवता कहाँ पे पहुँच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया। ध्यान रखिएगा, इंदौर को, और लगातार 7वीं बार इंदौर को स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया है। बात करते हैं कि भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन बन गई है। ध्यान रखिएगा, इंदौर बन चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित घोषणा पत्र, जिसे यहाँ 2024 किस राज्य के द्वारा जारी किया गया। देखिए अभी हाल ही में हरियाणा विधानसभा के द्वारा हरित घोषणा पत्र 2024 को जारी किया गया है, और ये पर्यावरण से संबंधित है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्जू दर्रा हिमालय के किस पर्वतीय भाग में अवस्थित है और या किस राज्य में। ध्यान रखिएगा, ये जो तुर्जू दर्रा है ना, वो हिमालय के उत्तर पूर्व में ये अवस्थित है और ये मणिपुर में अवस्थित है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे से दर्रा आ गया तो कुछ दर्रा आपको ध्यान रखना है, जैसे कि दिक्कू दर्रा। ठीक है, दिक्कू दर्रा कहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट दर्रा है, जैसे कि पहला आप ध्यान रखिएगा सीप किला दर्रा, दूसरा रोहतांग दर्रा, तीसरा बारालाचा दर्रा। कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। बात करते हैं हम उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड की बात करते हैं तो नीति दर्रा हो जाएगा, माना दर्रा हो जाएगा और लिपुलेख दर्रा हो जाएगा। ये कहाँ पे हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम लोग जो जिला दर्रा की, तो ध्यान रखिएगा ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का ध्यान रखिएगा थाल घाट और भोर घाट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे दक्षिणतम दर्रा कौन है, तो आपको ध्यान रखना है पाल घाट दर्रा, जो कि केरला में अवस्थित है। ठीक है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ में विचलित हो जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको तो इसे रट जाना चाहिए। वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है ना, वो 1972 में आया था और उसी टाइम इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, पारित किया गया था। अगर हम लोग बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की, तो ध्यान रखिएगा 1986। अगर हम लोग बात करते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि 1972। अगर हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा 1987, जो कि ओजोन संरक्षण से संबंधित है। तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किसके द्वारा किया गया था। देखिए ये जो रॉलेट एक्ट आया था ना 1919 में, तो इसके खिलाफ एक सत्याग्रह किया गया था, जिसको रॉलेट सत्याग्रह कहा गया। ठीक है, तो ये गांधी जी के द्वारा किया गया था इसका आह्वान। देखिए गांधी जी इसके पहले भी उन्होंने भारत में आह्वान किए थे, क्योंकि ये सबसे पहले ये कब आते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा 9 जनवरी
15 को ये भारत आते हैं और 9 जनवरी को ही हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, उसे ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद इन्होंने 3 आंदोलन कराया। तीनों आंदोलन का आपको नाम ध्यान रखना है, चंपारण आंदोलन, खेरा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन में सबसे पहले उन्होंने भूख हड़ताल किया था, ध्यान रखिएगा। तो ये जो तीनों आंदोलन जो इनका था ना, वो सिर्फ कोई क्षेत्रीय कोई पार्टिकुलर एरिया पे किया गया था, ठीक है। ये पूरा भारत में ये आंदोलन नहीं था, लेकिन ये जो रॉलेट एक्ट था ना, ये इनका पहला ऐसा सत्याग्रह था जो पूरे भारत के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था या फिर भारत के स्तर पे हुआ था। तो इसे भी ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार का आह्वान किस अनुच्छेद में किया गया? ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 326 में इसका आह्वान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे HCl की बात किया गया, HCl जो कि एक प्रकार का एसिड होता है। अगर बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, ये क्या होता है? एक प्रकार का क्षार होता है। जब हम लोग अम्ल और क्षार को मिलाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? ध्यान रखिएगा, ये क्या बन जाता है? उदासीनीकरण हो जाता है, ठीक है। और उदासीनीकरण जब होता है ना, तो यहाँ पे 2 चीज़ निकलते हैं। एक ध्यान रखिएगा NaCl और प्लस H2O। तो जब भी अम्ल और क्षार को हम लोग मिलाएंगे ना, तो हमें नमक और जल प्राप्त होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के किस सदन के द्वारा संकल्प पारित करके राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो वह आपातकाल वापस लेने के लिए बाध्यकारी होता है? ध्यान रखिएगा, लोकसभा के द्वारा ये संकल्प पारित किया जाता है, तो उसके बाद राष्ट्रपति आपातकाल को वापस ले लेते हैं। बात करते हैं आपातकाल का, तो आपातकाल का वर्णन देखिए भाग 18 में, इसे ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ठीक है। ये क्या है? राष्ट्रीय आपात है। आर्टिकल 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन होता है या फिर राष्ट्रपति आपात उसे कह सकते हो। और आर्टिकल 360 क्या हो जाएगा? वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में अभी तक नहीं लगा है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, इस फैक्ट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपात उपबंध और प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम से लिया गया है? तो इसे ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम। देखिए ये जो भारत शासन अधिनियम है ना, जो कि 1935 में आया था, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रावधान लिया गया है। कहा जाता है कि भारतीय संविधान का 250 से प्लस आर्टिकल इससे डायरेक्टली कॉपी कर लिए गए थे, ठीक है। तो कुछ भी अगर आ जाए ना, तो आपको नहीं समझ आए, तो आप लोग भारत शासन अधिनियम 1935 को ही टेक कर दीजिएगा। इसमें 2-3 फैक्ट आपको ये और ध्यान रखना है, जैसे कि प्रांतों में जो स्वायत्तता की बात की गई थी ना, जब प्रांतों में जब द्वैध शासन लगाया गया था 1919 के एक्ट के थ्रू, तो 1935 के अधिनियम के थ्रू ही प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया था और केंद्र पे द्वैध शासन लगाया गया था, ठीक है। तो इस फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1978 में आया था, वो किस वायसराय के समय आया था? ध्यान रखिएगा, ये लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इसको समाप्त किसने किया था? ध्यान रखिएगा, 1982 में समाप्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नृत्य शैली के विकास का क्षेत्र 15वीं शताब्दी के संत शंकर देव को दिया जाता है? ध्यान रखिएगा, ये सत्रिया नृत्य है जो कि असम का है। अब देखिए ये जो सत्रिया नृत्य है ना, ये भारत का क्लासिकल नृत्य है, ठीक है। असम से एक और नृत्य का नाम याद रखिएगा, वो नृत्य जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो क्लासिकल डांस है ना, वो भारत में टोटल कितने हैं? ध्यान रखिएगा, 8 है। और एक न्यू भी चर्चे में था, तो उसका नाम याद रखिएगा, छाऊ नृत्य, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। अभी ये ऐड नहीं हुआ है, बस इसका चर्चे में है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन में भारत का स्थान कितने नंबर का? देखिए ये जो फर्टिलाइजर है ना, जिसमें नाइट्रोजन युक्त होता है, उसके मामले में भारत 3रे स्थान पे है पूरे विश्व में। अगर बात करते हैं हम लोग यूरिया का उत्पादन में भारत कितने स्थान पे है? तो याद रखिएगा, ये 2रे स्थान पे। जस्ट चीन जो है ना, वो पहले स्थान पे, उसके बाद भारत का स्थान है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। 46% जो है ना, यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही तल के उन परमाणुओं को जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो और रासायनिक गुण जो होती है वो समान होती है परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। जहाँ पे रासायनिक गुण समान हो और परमाणु द्रव्यमान क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। अगर बात करते हैं हम भार समान हो, ठीक है, और जो क्रमांक होता है ना वो भिन्न हो, तो वो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, वो समभारिक हो जाएगा। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा, गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था गुरुमुखी लिपि। देखिए गुरुमुखी लिपि तो इन्होंने किया ही था, साथ ही साथ आपको पता होगा कि सिखों के जो संस्थापक थे वो गुरु नानक देव कहलाते थे। उन्होंने संगत पंगत शुरू किया था, तो उन्होंने जो लंगर व्यवस्था है ना उसको उन्होंने अस्थायी बनाने का कार्य किसने किया है, ध्यान रखिएगा, गुरु अंगद देव ने किया है, ठीक है। और इसमें टोटल कितने, सिख संप्रदाय में टोटल कितने गुरु थे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने द्रोणी और सांस्कृतिक पहल के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा सबसे बड़ा नदी तंत्र है, ध्यान रखिएगा, गंगा नदी तंत्र, जो कि सबसे बड़ी नदी तंत्र है। वो सांस्कृतिक के रूप में भी इनका अलग ही पहचान है, ठीक है, और इनका द्रोणियों के रूप में अलग पहचान है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा था ना उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। तो वर्तमान में कितने नेशनल पार्टी भारत में हैं, तो उसे ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 6 नेशनल पार्टी भारत में हैं। अब इस 6 नेशनल पार्टी को हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला ध्यान रखिएगा बीजेपी को, ठीक है, दूसरा ध्यान रखिएगा कांग्रेस, तीसरे पार्टी हो जाएंगे हमारे बीएसपी, ठीक है, चौथे हो जाएंगे हमारे मार्क्सवादी, पाँचवें हो जाएंगे एएपी आम आदमी पार्टी और छठे हो जाएंगे एनपीपी नेशनल पीपल पार्टी। तो ये पार्टी का नाम ध्यान रखिएगा। और किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल का जो पार्टी है घोषित करने का जो अधिकार होता है ना वो चुनाव आयोग के पास होता है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना किस नदी पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये चंबल नदी पे है। देखिए ये जो चंबल नदी है ना इस पे कुछ और भी प्रोजेक्ट है, जैसे कि राणा सागर जो है राणा प्रताप सागर भी इसी पे है। अगर हम लोग कोटा बैराज की बात करते हैं तो वो भी चंबल नदी पे है और ये राजस्थान में, ठीक है। वहीं पे अगर हम गांधी सागर और जवाहर सागर की बात करते हैं तो वो हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा 1924 में वी.आर. अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन के बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कब और कहाँ किया गया था, ध्यान रखिएगा। ओजोन का ये जो लेयर है ना वो देखिए हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है ना उसमें एक संताप मंडल होता है, ठीक है, और संताप मंडल में ओजोन का लेयर होता है, याद रखिएगा 15 से लेके 35 किलोमीटर तक इसका जो है ऊंचाई होता है। और ये कितना मोटा होता है तो याद रखिएगा 20 किलोमीटर जो है ना वो ओजोन परत की लेयर होती है, मतलब मोटाई होती है, ठीक है। और कितना किलोमीटर से होता है तो 15 से लेके 35 किलोमीटर तक ओजोन का लेयर होता है संताप मंडल में। देखिए ये जो ओजोन लेयर है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो हम लोग पोल्यूशन वगैरह कर रहे हैं ना तो उससे ये पिघल रही है, ठीक है। तो इसके लिए एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन का नाम याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था और ये ओजोन के संरक्षण के लिए किया गया था, ठीक है। बात करते हैं कि ओजोन का जो संक्षारण हो रहा है तो उसके लिए एक गैस का नाम याद रखिएगा CFC। अगर CFC ना हो तो आपका क्लोरीन ऑप्शन होगा तो आप लोग उसे भी टिक कर सकते हो। तो इतना फैक्ट बस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। देखिए ये जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है ना वो उत्तराखंड में, और यहीं से टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। तो इसका सबसे पहला नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क था, ध्यान रखिएगा, जो कब गठित किया गया था 1936 में, ठीक है। और बाद में इसको ना रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था 1954 से 55 में। फिर उसको 2021 में फिर से इसको रामगंगा टाइगर रिजर्व बनाया गया, इसे ध्यान रखिएगा। तो कब किया गया है तो 2021 में किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यंत्र की सहायता से वायुमंडल की जो व्याप्त आर्द्रता होती है ना उसे मापी जाती है। देखिए जो आर्द्रता मापा जाता है ना वो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का यूज किया जाता है। कि कोई भी खाद्य पदार्थ होते हैं ना उनको जो संरक्षण किया जाता है ना उसमें हम लोग बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं। बात करते हैं कि अगर कोई खाना है जो कि पैकेट बंद है उसमें कौन से गैसेज होते हैं, ध्यान रखिएगा उसमें नाइट्रोजन गैस होते हैं, इसीलिए वो पैकेट जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा फुला हुआ होता है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये अवस्थित है। नेक्स्ट है कि मालदीव को मिनिकॉय और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से क्रमशः कौन सा पैनल अलग करती है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे लक्षद्वीप ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसके बाद फिर मिनिकॉय, उसके बाद फिर मालदीव, ठीक है। तो ये जो लक्षद्वीप और जो मिनिकॉय है ना इसके बीच 9 डिग्री चैनल होता है। वहीं पे अगर हम मालदीव और मिनिकॉय की बात करते हैं तो यहाँ पे 8 डिग्री चैनल होता है, तो इस हिसाब से आप इसका आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था तथा भारत में पहली बार शून्य आधारित बजट जो है वो कब पेश किया गया था। देखिए ये जो जीरो बेस जो बजट है ना ये सिद्धांत दिया गया था पीटर पायर के द्वारा, ठीक है। और लेकिन भारत में 1986 में राजीव गांधी ने घोषणा किया था कि हम लोग जीरो बजट पेश करेंगे, और पेश कब किया गया था तो 1987 में, और ये किनके द्वारा किया गया था तो राजीव गांधी जी के द्वारा। और ये घोषणा, ये जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो किसने दिया था, ध्यान रखिएगा पीटर पायर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब किया गया था। ध्यान रखिएगा 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा का शुरुआत किया गया है। और इस बीमा के तहत जो रबी फसल होती है ना उसमें 1.5% का बीमा दिया जाता है कवरेज। वहीं पे अगर खरीफ फसल की बात करते हैं तो उसमें 2.5% का कवरेज दिया जाता है। अगर हम लोग जायद की बात करते हैं तो उसमें 5% का कवरअप दिया जाता है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार वैश्विक मानव सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है। ध्यान रखिएगा प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड है। अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया 134वें स्थान पे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक और लैंगिक विकास सूचकांक को सबसे पहले कब पब्लिश किया गया था। ये देखिए यूएनडीपी जो है ना इसी के द्वारा मानव विकास सूचकांक भी और लैंगिक विकास सूचकांक दोनों पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक को सबसे पहले 1990 में पब्लिश किया गया था, वहीं लैंगिक को 2010 में पब्लिश किया गया था, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व भोग सूचकांक में भारत का स्थान कितने नंबर का है। ध्यान रखिएगा 105वें स्थान पे इंडिया यहाँ पे सस्टेन कर रही है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना की शुरुआत कब किया गया था। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री किसान जो पेंशन योजना है ना इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 18 से लेकर 40 साल तक के जो भी किसान है ना वो प्रति माह 55 रुपये क्या करेंगे इसमें जमा करेंगे इस पेंशन योजना में। और जब इनका उम्र 60+ हो जाएगा तब उनको 3000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, ठीक है। हर मंथ इनको 3000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन वही कंडीशन है कि इनको पैसे भी जमा करने पड़ेंगे। तो ये योजना शुरू किया गया था 2019 में, तो उसे ध्यान रखिएगा। चने की सतत विकास लक्ष्य के तहत कुल निर्धारित लक्ष्यों की संख्या कितनी है और सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति करने में भारत का जो अग्रणी राज्य है वो कौन है। ध्यान रखिएगा ये जो सतत विकास लक्ष्य जिसको हम लोग SDG भी कहते हैं ये डिसाइड किया गया था 2015 में, इसे शुरू किया गया था, जहाँ पे टारगेट रखा गया था कि 2030 तक टोटल 17 गोल इसमें रखे गए, जिसमें भूखमरी, गरीबी, जलवायु, मत्स्य, मतलब सबका सब जो है ना वो सब यहाँ पे डिफाइन किया गया। यहाँ तक कि लैंगिक समानता ये सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो 2030 तक कहा गया कि हम लोग इसे फुलफिल करेंगे, पूरा करेंगे। अगर भारत का अग्रणी राज्य की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा केरल। अब देखिए ये जो SDG इंडेक्स है ना इसमें भारत का स्थान कितने नंबर का है, ध्यान रखिएगा 71वां स्थान का है, ये लेटेस्ट डेटा के अनुसार। क्वेश्चन है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय की समिति के अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखिएगा PC महालोबिस, ठीक है। PC महालोबिस को भारत में सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास की जो अवधारणा है वो किस आयोग द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा वुडलैंड आयोग के द्वारा इसकी अवधारणा दिया गया था और उसी से इंडिया इंस्पायर होकर इसको एक्सेप्ट किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा है वो किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए पहले क्या किया जाता था ना कि सीएसओ जो होती थी वो आय की गणना करती थी। वहीं पे अगर बात करें एनएसओ की बात करते हैं तो वो गरीबी की आकलन किया जाता था, लेकिन बाद में ये दोनों को मर्ज करके एनएसओ बना गया, जिसको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भी कहते हैं। तो यही राष्ट्रीय आय की गणना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विश्व में दूसरे स्थान पर जनसंख्या में है, तो यहाँ की जनसंख्या कितना प्रतिशत है ओवर जो वर्ल्ड है ना उसमें से कितना प्रतिशत सिर्फ भारत की जनसंख्या, ध्यान रखिएगा 17.5%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका पहला आधार वर्ष क्या था, ध्यान रखिएगा 1948 से 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन से विटामिन है जो जल में घुलते हैं। देखिए जल में घुलने वाले विटामिन, एक विटामिन होता है जो जल में घुलता है और एक विटामिन होता है जो वसा में घुलता है। जल में बी और सी घुलते हैं और ये एडेक याद रखिएगा, एडेक जो है ना वो वसा में घुलते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वह कौन सी न्यूक्लिक एसिड है जो एंजाइम की तरह भी कार्य करती है, जिन्हें हम राइबोजाइम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा आरएनए, जिसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अब बात करते हैं कि आरएनए का कार्य क्या होता है। ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन का संश्लेषण बैक्टीरिया के द्वारा मनुष्य की आंत में किया जाता है, ध्यान रखिएगा विटामिन के और ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पूर्णतः पाचन मानव शरीर के किस अंग में होता है। ये देखिए प्रोटीन जो है ना वो टोटली कहाँ पे जाके पचता है, तो ये छोटी आंत में पचता है। ठीक है। और सबसे पहला पाचन कहाँ पे होता है, याद रखिएगा स्टमक में। जठर से जो पेप्सी निकलते हैं ना वही प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर छोटी आंत में इसका पूर्ण पाचन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, ध्यान रखिएगा थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी पृथ्वी की सबसे मीठी शर्करा कार्बोहाइड्रेट कौन सी है, ध्यान रखिएगा फ्रुक्टोज हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि ड्राई फ्रूट्स वाला जो शर्करा होता है उसे किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा माल्टोज को। अगर ब्लड शुगर की बात करेंगे तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग ग्लूकोज को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो सपना को देर तक याद रखाता है, ध्यान रखिएगा विटामिन B6। नेक्स्ट है कि फॉलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन सा जो पदार्थ है वो इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो एंजाइम होता है। एंजाइम क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है। देखिए यौगिक का कौन सा समूह है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है और विटामिन को ही रोग प्रतिरोधक कारक है ना वो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े में रक्त आता है और दांत जो है वो हिलने लगते हैं, ध्यान रखिएगा विटामिन सी की कमी। इसीलिए आपको अस्कॉर्बिक एसिड का यूज करना चाहिए, मतलब आपको खट्टे पदार्थ जो है ना वो खाने चाहिए। नेक्स्ट है कि मानव आहार की पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है, ध्यान रखिएगा विटामिन बी का जो बेरी रोग होता है ना वो यहाँ पे हो जाता है इसकी कमी से। इसीलिए आपको जो मार्केट का जो पॉलिश चावल होता है वो नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा पोटेशियम। नेक्स्ट है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किन कोशिका की जो असाधारण बढ़ोतरी होती है। देखिए ये जो कैंसर होता है ना इसमें WBC काफ़ी मात्रा में बढ़ने लग जाता है, तो उसे ध्यान रखिएगा वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा विटामिन सी मानव शरीर में जो इन्फेक्शन होता है ना उसको रोकता है। नेक्स्ट है कि वसा में एक घुलनशील विटामिन कौन सा है, याद रखिएगा एडेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए, सही कथन कौन से हैं। तो पहला कथन यहाँ पे कह रहा है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और हाइड्रोजन आयन देता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन देते, देखिए ये गलत है। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और ये हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन देते हैं, देखिए ये सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। बात करते हैं सेब हो या अमरूद हो, दोनों में मैलिक एसिड पाए जाते हैं। बात करते हैं हम लोग अंगूर का, तो अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाए जाते हैं। वहीं पे अगर सिट्रिक एसिड की बात करते हैं तो जितने भी नींबू संबंधी जितने भी हो जाए, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सभी में सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं हम चींटी के डंक में या फिर किसी भी जंतु के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो याद रखिएगा फर्मिक एसिड, कहीं कहीं पे इसको मेथनोइक एसिड भी नाम रखा गया है, तो उसे ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं सिरका में कौन सा एसिड होता है, तो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, सिरका हो गया, अचार हो गया, वो सब भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारे आपको एसिड ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को 2 से मिलाइए। देखिए लैक्टिक एसिड कहाँ पे होता है, ध्यान रखिएगा, दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड क्या करता है, टार्ट्रिक एसिड जो होता है ना काफ़ी खट्टा होता है, तो इमली में ये होता है। अगर हम लोग ऑक्जेलिक एसिड की बात करते हैं तो वो टमाटर में होता है। अगर हम लोग सेट्रिक एसिड की बात करते हैं तो वो नारंगी में होता है। नारंगी, नींबू जो भी हो जाए, सब में सेट्रिक एसिड होते हैं। और टार्ट्रिक एसिड इमली के साथ साथ अंगूर में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडा पेय पदार्थ में कौन सा एसिड होता है। ध्यान रखिएगा, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो ना, वो सब में कार्बोनिक एसिड होते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग पालक में कौन सा एसिड होता है, तो ध्यान रखिएगा ऑक्जेलिक एसिड होते हैं। पालक के साथ साथ जो फोटोग्राफी होता है ना, उसमें भी ऑक्जेलिक एसिड ही होते हैं। और कपड़े में जब दाग लग जाती है ना, तो उसको भी साफ़ किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड से भी। ठीक है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम नींबू की कुछ बूंदें चाय में निचोड़ते हैं तो चाय का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है, ऐसा क्यों। देखिए नींबू जो होता है ना वो अम्लीय होता है। ठीक है, तो इसी कारण जो है उसका रंग चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन पे विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, बिल्कुल सही है। क्षारीय का पीएच मान 7 से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, बिल्कुल सही है। तीनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका संभावित क्या होगा। देखिए जब भी लाल को नीला किया जाएगा ना, तो यहाँ पे क्षार आ जाएगा। और क्षार क्या होगा, 7 से लेके 14 तक के बीच में आप कहीं पे भी चले जाओ, 7 से लेकिन आप आगे जाओ, 7 पे मत रहो। 7 पे रहोगे तो क्या हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा। ठीक है, अगर नीला को लाल करने की बात आएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा अम्ल, जो कि 7 से कम होता है। ठीक है, 0 तक का, आप कहीं भी चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त की प्रकृति कैसी होती है। ध्यान रखिएगा, मानव का जो ब्लड होता है ना वो क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी बिलियन का जो पीएच मान होता है वो घटता है तो बिलियन में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए अगर पीएच मान घटेगा ना, पीएच मान घटेगा तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बर्फ के टुकड़े के भीतर एक पत्थर का टुकड़ा या पानी से भर के बर्तन में तैरता है, तब बर्फ पिघल जाता है तो पानी के तल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कहा गया कि एक बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, और एक पत्थर का टुकड़ा। अगर आपसे कहा जाएगा कि एक बीकर है, वहाँ पे हमने बर्फ का टुकड़ा, पानी यहाँ पे भरा हुआ है, हमने बर्फ का टुकड़ा डाला तो ये पिघलेगा, तो क्या प्रभाव होगा। उस परिस्थिति में कोई प्रभाव नहीं होता, कोई भी नहीं चेंज होता है। लेकिन बर्फ का टुकड़ा भी डाल रहे हैं हम लोग, और क्या डाल रहे हैं हम लोग, पत्थर का टुकड़ा भी डाल रहे हैं, तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, इस पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में पानी तैरना आसान क्यों लगता है। क्योंकि वहाँ पे जो जल का जो घनत्व होता है ना, उसके कारण वो समुद्र में आसानी से तैर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके बाहर में कुछ कमी प्रतीत होती है, तथा उसके बाहर में आभासी कमी और उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार, देखिए यहाँ पे भार होगा, द्रव के भार के बराबर होती है। तो यह सिद्धांत कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से निकलने पे सेविंग ब्रश जो होते हैं उसमें बाल आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों। तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के ऊपर रहता है। देखिए कोई भी समुद्र में अगर, या फिर आप कहीं पे भी बीकर ही ले लो, वहाँ पे आप पानी भर दो, अगर आपने यहाँ पे बर्फ़ डाला तो बर्फ़ का कितना भाग ऊपर रहेगा, ध्यान रखिएगा, 1/10 भाग ही बर्फ़ का हमको ऊपर उपलाया हुआ दिखेगा, और उसका 9/10 भाग जो होगा ना वो पानी में डूबा हुआ रहेगा। तो इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने 75 क्वेश्चन को कवर कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर
शेयर कीजिएगा। आज का होमवर्क मेरे टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग फटाफट जाके वहाँ पे देख लीजिएगा और ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।